नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, हरियाणा विद्यालय शिक्षा विभाग द्वारा एजुसेट प्रायोजित कार्यक्रम में राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय चौटाला से मैं हिंदी प्रवक्ता बिंदु। बच्चों, पठन पाठन की इस श्रृंखला में आज हम जिस शिक्षण बिंदु का अध्ययन करेंगे उसका नाम है कोश एक परिचय। हमारी पाठ्य पुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम से ये पाठ लिया गया है। इस पाठ का निर्माण मैंने डॉक्टर योगेश वाशिष्ठ के नेतृत्व और मार्गदर्शन में किया है। बच्चों, पाठ पर चर्चा करते हैं। इस पाठ में जो भूमिका दी गई है या इस पाठ को एक कहानी के रूप में लिखा गया है, जिसमें एक चंद्रिका नामक बच्ची का जिक्र किया गया है। वो बच्ची जो है एक उपन्यास पढ़ रही है और उपन्यास को पढ़ते पढ़ते एक शब्द जिसका अर्थ वो नहीं जानती, उस शब्द में वो उलझ जाती है। शब्द है विदग्ध। इस विदग्ध शब्द को न पढ़ पाने के कारण वो बालिका बहुत परेशान हो जाती है, यानी कि चंद्रिका जो है परेशान होती है और शब्द का अर्थ पूछने बड़ी बहन लता के पास जाती है। लता कमरे में नहीं है और परेशान बालिका वापस आकर के लेट जाती है। लेटते ही उसकी आंख लग जाती है। चूंकि वह उस शब्द की उधेड़-बुन में थी, तो उसे किस प्रकार से उस शब्द के बारे में ही मानो एक सपना आता है, जिसमें कि एक शब्द परी के माध्यम से, शब्द परी जिसका नाम चंद्रिका बताया गया है, वह चंद्रिका नाम की जो शब्द परी है उसे शब्द लोक में ले जाती है और कैसे उस बालिका को यानी चंद्रिका को वह शब्दों की जानकारी देती है और शब्दकोश से उसका परिचय करवाती है। वास्तव में बच्चों, इस पाठ को इस तरीके से लिखने का अभिप्राय ये है कि बच्चे शब्दकोश को पढ़ना सीख लें कि किस प्रकार से शब्दकोश का प्रयोग किया जाता है या शब्दकोश में किस ढंग से, किस तरीके से हम शब्दों का क्रम जाने, उनका अर्थ हम तभी सही तरीके से जान पाएंगे या उनका क्रम हम तभी सीख पाएंगे जब शब्दकोश के नियमों के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर लेंगे। तो शब्दकोश के जो नियम हैं, यानी शब्दकोश को प्रयुक्त करने के जो नियम हैं, तरीके हैं, उसके बारे में ही इस पाठ में आज हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले बच्चों, शब्दकोश क्या है? कोश का मतलब होता है भंडार या खजाना, मूर्धन्य श के रूप में जहाँ हम कोश पढ़ते हैं, परंतु श तालव्य जहाँ आता है, यानी कोश शब्द पर भी बच्चों को कई बार ये भ्रम हो जाता है कि कोश और कोश दोनों में क्या फ़र्क है। तो कोश जिसका अर्थ है खजाना और कोश का अर्थ है भंडार, यानी जहाँ बहुत सारे शब्दों का भंडारण हो उसे शब्दकोश कहा जाता है। शब्दकोश में शब्दों का क्रम क्या रहेगा उसके बारे में हम बात करते हैं। बच्चों, शब्दकोश का क्रम जानने से पहले हम वर्णमाला की बात करेंगे, क्योंकि शब्दकोश जो है वो वर्णमाला के नियमों पर ही आधारित है। कुछ नियम ऐसे हैं जो शब्दकोश को थोड़ा अलग रूप देते हैं, या ये कहें कि शब्दों का क्रम पूर्णतः वर्णमाला के क्रमानुसार न होकर के कुछ नियम हैं, यानी दो मुख्य नियम इसमें ऐसे हैं जो वर्णमाला के क्रम में और शब्दकोश के शब्दों के क्रम में परिवर्तन दिखाते हैं। तो इन्हीं दोनों नियमों पर चर्चा करने से पहले हम वर्णमाला के बारे में चर्चा करते हैं। हमने वर्णमाला में 11 स्वर पढ़े हैं, यानी आप प्रारंभिक कक्षाओं में 11 स्वरों की जानकारी आपने ली है बच्चों, कि ए से लेकर के औ तक स्वर होते हैं। ये 11 स्वर हैं: ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ और ओ, औ। ये 11 स्वर हम हिंदी वर्णमाला में देखते हैं और 33 व्यंजन हमारी वर्णमाला में मौजूद हैं। क से लेकर के मैं तक स्पर्श व्यंजन के रूप में, और य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन, और श, श, स और ह ऊष्म व्यंजन के रूप में, यानी कुल 33 व्यंजनों को हम हमारी वर्णमाला में पढ़ते हैं। यानी 11 स्वर और 33 व्यंजनों के साथ साथ कुछ और
दो मुख्य वर्ण यानी उत्क्षिप्त के रूप में भी हमें पढ़ने को मिलते हैं, जिन्हें हम अड़ और ढ़ के रूप में पढ़ते हैं। तो इन शब्दों को यानी शब्दकोश में इस शब्दों को किस क्रम से रखा जाएगा, इस वर्णमाला की अगर सही ढंग से हमें जानकारी नहीं होगी कि क वर्ग में कौन कौन से व्यंजन आते हैं, च वर्ग में कौन से व्यंजन आते हैं, ट वर्ग में कौन से व्यंजन आते हैं, त वर्ग में, प वर्ग में, यानी हमें अगर वर्णमाला के ये वर्ग और उनमें आने वाले व्यंजनों की व्यवस्थित जानकारी नहीं होगी तो शब्दकोश में हमें शब्दों को ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो वर्णमाला का सामान्य ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। इसके अलावा अंतस्थ और ऊष्म वर्णों का स्थान भी हमें ज्ञात होना आवश्यक है ताकि हम शब्दों का व्यवस्थित क्रम जान सकें। बात आती है कि शब्दकोश में शब्द किस क्रम से व्यवस्थित किए जाते हैं। बच्चों, वर्णमाला के अंदर सबसे पहले हम अ स्वर को पढ़ते हैं, परंतु शब्दकोश में पहला जो स्वर है यानी अ स्वर जहाँ अनुस्वार से युक्त होता है, अनुस्वार अर्थात अयोगवाह में हम अनुस्वार और विसर्ग को पहले पढ़ चुके हैं या इनके बारे में आप सामान्य जानकारी रखते हैं। अनुस्वार जो कि किसी भी शब्द के ऊपर बिंदु के रूप में प्रयुक्त होता है, या ये कहें कि हिंदी में अधिकांशतः जो पंचम वर्ण है उसके स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग कर लिया जाता है, या फिर चंद्र बिंदु का प्रयोग भी तद्भव शब्दों में किया जाता है। तो अनुस्वार और अनुनासिक से युक्त जो शब्द हैं वो शब्दकोश में सबसे पहले आते हैं। उसके बाद विसर्ग युक्त शब्दों को लिया जाता है। इसके बाद स्वर से निर्मित जो शब्द हैं, यानी भले ही अनुस्वार और विसर्ग जो आ रहे हैं वो स्वर के साथ ही आते हैं, परंतु अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग से बनने वाले जो शब्द हैं उन्हें पहले रखा जाता है। अन्य शब्द बाद में वर्णमाला शब्दकोश में हमें देखने को मिलते हैं। जैसे हम बच्चों चर्चा करते हैं अंक और अक शब्द की, तो यहाँ जो अंक शब्द है उसे शब्दकोश में पहले स्थान दिया जाएगा। ऐसे ही शब्द है अंग और अग शब्द है जैसे, तो इसमें अनुस्वार युक्त जो अंग शब्द है उसे पहले रखा जाएगा। तो अनुस्वार और अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु और अनुस्वार से बनने वाले जो शब्द हैं उन्हें शब्दकोश में पहले लिखा जाता है। बात करें विसर्ग की, तो विसर्ग युक्त शब्द भी, विसर्ग जो है अधिकांशतः तत्सम शब्दों के साथ प्रयुक्त होता है। हिंदी में भी कुछ शब्दों के साथ विसर्ग का प्रयोग किया जाता है, और जहाँ ये तत्सम या तद्भव किसी भी रूप में प्रयुक्त हो, तो जहाँ विसर्ग युक्त शब्द आएगा उसे शब्दकोश में पहले लिखा जाएगा। बच्चों, बात करते हैं हम दुख और दुख शब्द की। दुख में विसर्ग नहीं है, और दुख शब्द जो कि संस्कृत के मूल रूप में जो आया हुआ है तो उसमें विसर्ग लगा है, यानी वो विसर्ग से युक्त है। तो जो विसर्ग युक्त दुख शब्द है उसे शब्दकोश में पहले स्थान मिलेगा, वो पहले आएगा। और स्वर विसर्ग से रहित यानी विसर्ग रहित जो दुख शब्द है वह शब्दकोश में बाद में लिखा जाएगा। तो ये पहला नियम था इसका कि अनुस्वार अनुनासिक शब्द पहले आते हैं और विसर्ग युक्त शब्द जो है वो शब्दकोश में पहले लिखे जाते हैं। इसके बाद अन्य शब्दों को स्थान दिया जाता है। बच्चों, ये नियम वर्णमाला में सभी स्वरों पर और सभी व्यंजनों पर लागू होता है। सभी स्वरों का मतलब ये है कि भले ही शब्द आ से निर्मित है तो उसमें भी अनुस्वार और अनुनासिक युक्त, भले ही शब्द व्यंजनों में कै, खे, गे, घे, ङ कोई भी वर्ण व्यंजन का हो, जिनमें अनुस्वार और अनुनासिक लगते हैं वो पहले आते हैं, और बाकी इनसे बनने वाले शब्द जो हैं वो बाद में आते हैं। ये नियम सभी वर्णों पर और स्वरों पर समान रूप से लागू होता है। बच्चों, अब हम चर्चा करते हैं स्वर युक्त व्यंजन के स्थान निर्धारण की। एक व्यंजन स्वर के कारण अलग अलग क्रमानुसार शब्दकोश में स्थान प्राप्त करेगा। उदाहरण के लिए हम कै वर्ण को समझते हैं।
कै में सबसे पहले ए के मिलने से क तथा उसके बाद क्रमशः का, की, कु, क्री, के, कई, को, कऊ का स्थान जो है शब्दकोश में रहेगा। ये बच्चों दूसरा नियम जो मुख्य नियम है वो ये है कि संयुक्ताक्षर या ये कहें कि वो शब्द जिसमें स्वर सीधे रूप में प्रयुक्त नहीं होता, तो स्वर रहित जो वर्ण हैं उन्हें कहाँ स्थान दिया जाए, ये संशय हो जाता है। जैसे शब्द है क्या, या ये शब्द है त्याग, प्यासा, इस तरह के जो शब्द हैं इन्हें कहाँ स्थान दिया जाए। तो वो शब्द जिसमें स्वर प्रयुक्त नहीं होता या स्वर रहित जो शब्द है वो कहाँ आएंगे। तो स्वर हमने जो 11 पढ़े, कै से लेकर के कऊ तक, तो कऊ यानी औ तक के जो स्वर हमने पढ़े हैं उन स्वरों से युक्त जो शब्द हैं, जैसे कै की बात करें, सबसे पहले क से बनने वाला शब्द जैसे कबूतर है, का से बनने वाला शब्द जैसे काक है। इसी तरीके से जैसे हम वर्णमाला के स्वर युक्त कै के शब्दों को अगर पढ़ते चले जाएं तो कऊ, को और कऊ, कऊ का जो शब्द है जैसे मानो कौस्तुभ शब्द है, तो कौस्तुभ शब्द के बाद क्या को स्थान मिलेगा। इसमें कारण ये है कि इसमें कै यानी कै शब्द के साथ य मिला हुआ है, तो ये संयुक्त व्यंजन है, यानी कै और य के साथ यहाँ क्या में क्या को जब हम तोड़ करके देखते हैं यानी इसका जब विच्छेद करते हैं तो क्या में कै यानी व्यंजन है कै, उसके बाद ये और ये में क्या मिला है, आ मिला हुआ है। तो ये जो शब्द है ये कहाँ आएगा, कौस्तुभ के बाद आएगा, कारण इसमें प्रारंभिक वर्ण जो है वो स्वर रहित है। तो संयुक्त व्यंजन जो है वो बाद में लिखे जाते हैं किस शब्द के, यानी जिस शब्द से जिस वर्ण के, या ये कहें कि जिस व्यंजन के प्रथम अक्षर से वो निर्मित होते हैं, आद्यक्षर जिसको कहा जाता है, उसके अंत में वो लिखे जाते हैं, यानी प्रथमाक्षर से प्रारंभ होकर के उस व्यंजन के अंत में उन शब्दों को लिखा जाता है। जैसे प्यासा शब्द जो है वो पहु से बनने वाले शब्दों के बाद में ही आएगा, कारण उसमें क्या है, स्वर नहीं है। ये उदाहरण आपको ये बात स्पष्ट कर चुका होगा, आशा करती हूँ। इसके बाद बच्चों बात करते हैं हम भाषा के अंदर प्रयुक्त होने वाले हमारे अंतस्थ व्यंजनों की, य, र, ल, व, और ऊष्म व्यंजनों की श, श, स और ह। तो वर्णमाला में ये जिस क्रम में है उसी क्रम में इन्हें लिखा जाता है और उसी क्रम शब्दकोश में भी उसी क्रम में ये प्रयुक्त होते हैं। विसर्ग के बारे में हमने बात की कि विसर्ग जो है आधे है के रूप में उच्चारित होता है, तो इसे पहले वर्णमाला में स्थान दिया गया है, और है जो है वो अंतिम व्यंजन के रूप में शब्दकोश में प्रयुक्त होता है। बच्चों एक कौतूहल या एक बात हमारे मन में जो उठती है कि क्ष, त्र, ज्ञ और श्र जो 4 वर्ण वर्णमाला के अंदर अंत में दिए होते हैं, उन्हें भी क्या अंत में ही शब्दकोश में स्थान दिया जाता होगा। तो हमने पहले चर्चा की है कि क्या शब्द है या प्यासा शब्द है, उसमें क्या है, 2 व्यंजन मिले हुए हैं, इन्हें संयुक्त व्यंजन या मिश्रित व्यंजन कहते हैं। तो क्ष, त्र, ज्ञ और श्र की संरचना जब हम समझते हैं तो इनमें भी वही नियम ही लागू होता है, यानी यहाँ भी क्या है, व्यंजन 2 व्यंजनों के मिलने से एक नए व्यंजन का निर्माण हुआ है, जिसे हम संयुक्त या मिश्रित व्यंजन कहते हैं। क्ष की बात जब करते हैं तो क्ष में क और मूर्धन्य श मिला हुआ है। हमने वर्णमाला में 3 श पढ़े हैं, तालव्य, मूर्धन्य और दंत्य से, जो कि क्रमानुसार आते हैं। यहाँ भी क और क के साथ श मिला हुआ है जिससे क्ष बनता है। तो क्ष का स्थान कहाँ होगा, क से बनने वाले
जो शब्द हैं कहाँ तक, कऊ तक, उनके उन शब्दों के अंत के बाद यानी कै से बनने वाले और संयुक्ताक्षर हैं, जैसे कै और ये से बनने वाला है क्योंकि है, कै और र से बनने वाला है जैसे क्रम शब्द है। उसके बाद वै से संबंधित है जैसे क्वापी शब्द है, इस तरह के शब्द आए। उसके बाद क्ष का स्थान आएगा, कारण कि वो तालव्य श के बाद मूर्धन्य श स्थान लेता है। तो जो क्रम वर्णमाला में था वो ही क्रम इन संयुक्त व्यंजनों पर भी लागू होता है, परंतु वर्णमाला में संयुक्त व्यंजन अंत में दिए होते हैं, जबकि शब्दकोश में इन्हें उस वर्ण के साथ दिया जाता है या उस वर्ण के अंत में दिया जाता है, उस शब्द के अंत में दिया जाता है जिन शब्दों या जिन वर्णों के प्रथमाक्षर यानी आद्य अक्षर से ये प्रारंभ होते हैं। अब बात करते हैं त्रय की क्ष के बाद। तो त्र शब्द में त और रे जो मिले हुए हैं, तो त और र जो है ये भी औ के बाद आने वाले जो भी शब्द हैं नियमानुसार, जैसे त्याग आदि के बाद जहाँ इनका स्थान होगा, ये के बाद रे वाले शब्द जहाँ आएंगे वहाँ त्रय को स्थान मिल जाएगा। त्याग शब्द के बाद त्रिशूल शब्द जैसे है या त्र्यंबकम शब्द जो है ये बाद में आएंगे, क्योंकि इसमें त्र शब्द जो है प्रयुक्त हुआ है। अब बात आती है ज्ञ की। तो ज्ञ शब्द जो है बच्चों इसमें ज और य मिले हुए हैं, यानी च छ ज झ य। तो च का पंचम वर्ण य और ज इसमें मिला हुआ है। ज भी उच्चारण होता है, पर हिंदी वर्णमाला में या हिंदी भाषा में इसे ज्ञ के रूप में स्वीकार किया गया है, ज्ञ के रूप में इसे पढ़ा जाता है। तो ज्ञ जो है जय और य के मिलने से बना है, इसलिए इसे जय वर्ण वाले शब्दों के साथ ही पढ़ा जाएगा। यानी जय से बनने वाले जो शब्द हैं उनके अंत में हमें जो शब्द मिलते हैं वहाँ हमें ज्ञ से बनने वाले शब्द जैसे ज्ञान है, ज्ञानी है, ज्ञान कोश है, इस तरह के शब्द मिल जाएंगे। श्र की अगर बात करें तो श्र के अंदर श यानी तालव्य श मिला है और श के साथ र मिलता है। तो ये भी हमें कहाँ ढूंढने पर मिलेगा, तालव्य श के जो शब्द हैं उनके साथ हमें श्रेय देखने को मिल जाएगा। तो इस क्रम में हम इन्हें आसानी से ढूंढ सकते हैं। बच्चों इसके अलावा हमें उत्क्षिप्त व्यंजन भी वर्णमाला में देखने को मिलते हैं। तो उत्क्षिप्त व्यंजनों को क्या कहीं अलग स्थान पर या शब्दकोश में किसी अलग स्थान पर देखना होगा, ऐसा नहीं है बच्चों। वास्तव में जो ट वर्ग है, यानी हमने तीसरा वर्ग क वर्ग, च वर्ग और जो ट वर्ग पढ़ते हैं जिसमें ड और ढ आते हैं, ट, ठ, ड, ढ और ण जो आता है, तो ड और ढ का ही दूसरा रूप जो है, ड का उत्क्षिप्त रूप जो है वो ड़ है। यानी उसके पैर में या ये कहें कि नीचे हमें एक बिंदु देखने को मिलता है जिससे उसका उच्चारण बदल जाता है, यानी ड के स्थान पर हम उसे ड़ पढ़ते हैं। तो ये जो ड़ है ये ड से बनने वाले जो शब्द हैं उनके बाद हमें ढ़ से बनने वाले शब्द मिल जाएंगे। यानी अगर कोई शब्द जिसमें ड आ रहा है और दूसरा शब्द जिसमें ड़ आ रहा है, जैसे गढ़ और गढ़ शब्द है, तो गढ़ शब्द पहले आएगा और गढ़ शब्द उसके बाद में आएगा। ऐसे ही बच्चों ढ और ढ शब्द जो है, यानी ढक्कन शब्द जो है, तो उसके बाद ढ़ से बनने वाला जो शब्द है उसके बाद हमें देखने को मिलेंगे। यानी ढ जिसमें एक के नीचे बिंदु लगा हुआ है उससे बनने वाले शब्द उसके बाद आएंगे, जिसमें उत्क्षिप्त यानी जो व्यंजन है ढ़ जो व्यंजन है वो ढ के बाद हमें देखने को मिलेंगे। तो उत्क्षिप्त व्यंजन हमेशा ही अपने समरूप दिखने वाले यानी ड और ढ के बाद ही उत्क्षिप्त व्यंजन शब्दकोश में प्रयुक्त होते हैं। बच्चों शब्दकोश में कुछ शब्द हैं ऐसे होते हैं जो बार बार हमें देखने को मिलते हैं। कारण हमने पहले चर्चा की है कि शब्दकोश जैसे शब्दों का खजाना है, शब्दों का भंडार है, तो एक ही शब्द के अनेक अर्थ इसमें हमें देखने को मिलते हैं। कारण कि भाषा के अंदर
शब्दों का प्रयोग जो है अनेक संदर्भों में होता है। जैसे अंक शब्द की अगर बात करें तो अंक गिनती के रूप में या गणना की एक संख्या के रूप में भी प्रयुक्त होता है। और अंक शब्द जैसे उसने उसे अंक में भर लिया यानी गोद में भर लिया, तो गोद में ले लिया, तो अंक शब्द जो है गोद के अर्थ में भी प्रयुक्त होता है। ऐसे ही बहुत सारे शब्द ऐसे हैं, या ये कहें कि हिंदी में अधिकांशतः शब्दों के एक शब्द के अनेक अर्थ हुआ करते हैं, कारण कि एक शब्द जो है अनेक संदर्भों में प्रयुक्त होता है, अनेक विषयों में प्रयुक्त होता है। इसी कारण से अनेक शब्दों में प्रयुक्त होने के कारण शब्द की पहचान कराने के लिए उसके साथ कुछ और बातें भी होती हैं। जैसे कि शब्द संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है, उपसर्ग स्वयं उपसर्ग है या उपसर्ग से निर्मित है, या क्रिया विशेषण शब्द है किस प्रकार का शब्द है, उर्दू का है, संस्कृत का है, तुर्की किस भाषा से आया है। इसके अलावा उसके जो उसका लिंग क्या है, यानी पुल्लिंग शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है, तो इन सब बातों के बारे में और शब्द की उत्पत्ति यानी व्युत्पत्ति के बारे में भी जानकारी हमें मिलती है कि शब्द तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशी है, किस भाषा से संबंधित है, उसकी जानकारी भी शब्दकोश में हमें साथ साथ मिलती चली जाती है। तो इस जानकारी के लिए हर जगह शब्द के आगे उपसर्ग को बार बार लिखना या विशेषण है, सर्वनाम है, इनको लिखना संभव नहीं होता, क्योंकि बहुत सारा स्थान जो है ये शब्द बार बार घेरते हैं। इसलिए शब्दकोश के प्रारंभ में एक संकेत सूची दी होती है, जिसके माध्यम से हम जान सकते हैं उन शब्दों के बारे में। जैसे हम डॉक्टर शब्द किसी पाठ में अगर बार बार आता है तो वहाँ डॉक्टर लिखने की बजाय डो लिख करके और आगे एक बिंदु लगा करके उसे इंगित कर दिया जाता है। ऐसे ही स्वर्गीय की जगह स्व लिख करके आगे एक बिंदु लिख करके इंगित कर दिया जाता है। तो संकेत सूची में भी इस तरह के शब्द यानी संक्षिप्त रूप में किस शब्द को क्या पढ़ा जाएगा उसके बारे में जानकारी संकेत सूची में हमें देखने को मिल जाती है। शब्दकोश का एक सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि उसमें हमें सिर्फ शब्द का अर्थ ही नहीं, उसके बारे में अनेक प्रकार की जानकारी जो है मिल जाती है। जैसे अभी हमने चर्चा की कि शब्द की व्युत्पत्ति, शब्द का लिंग, शब्द का शब्द रूप, शब्द के विभिन्न अर्थ हैं जो संदर्भपरक अर्थ हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी हमें शब्दकोश में उपलब्ध हो जाती है। तो बहुत सारा ज्ञान एक शब्द के बारे में हमें शब्दकोश में मिल जाता है। बच्चों, हमारी पाठ्य पुस्तक में ही विभिन्न संदर्भपरक अर्थ समझाने के लिए एक शब्द इसमें दिया गया है, विदग्ध। जिस शब्द पर चंद्रिका जो है परेशान होती है, यानी विदग्ध का अर्थ वो नहीं जानती, उसी विदग्ध शब्द के अनेक अर्थ पाठ्यपुस्तक में बताए गए हैं। उस शब्दकोश के माध्यम से जो चंद्रिका समझती है, जिसमें विदग्ध को निपुण, नागर, रसिक, पंडित, धूर्त या चालाक व्यक्ति, ऐसे ही जला हुआ, पचा हुआ, पका हुआ या जठराग्नि से जो पचा हुआ है, या जो न जला हो या न पका हो, तो इन विभिन्न अर्थों के संदर्भ में उसको चंद्रिका जानती है। यानी इस विदग्ध शब्द के अनेक संदर्भपरक अर्थ हो सकते हैं। तो इसी प्रकार बच्चों, प्रत्येक शब्द के अनेक अर्थ हुआ करते हैं, संदर्भपरक अर्थ हुआ करते हैं, जिनका ज्ञान जो है हमें शब्दकोश के माध्यम से उपलब्ध हो जाता है। शब्दकोश न केवल सिर्फ हिंदी भाषा में ही उपलब्ध है, अपितु अनेक भाषाओं के शब्दकोश तैयार किए जा चुके हैं। एक बात और जो इस पाठ में समझाई गई है वो ये है कि शब्दकोश के प्रत्येक पृष्ठ के ऊपर 2 शब्दों का एक जोड़ा दिया गया होता है। उस शब्द युगम के बारे में भी चंद्रिका शब्द परी जो है चंद्रिका को बताती है कि जो ये शब्द युगम है यानी शब्दों का जो जोड़ा है उसका क्या अभिप्राय होता है बच्चों, कि जो शब्द उसमें ऊपर दिए गए हैं, यानी अगर किसी पृष्ठ के ऊपर शब्द लिखे हैं जड़ और जन, ये 2 शब्द अगर लिखे हैं तो उनका क्या अभिप्राय है, क्या अर्थ है।
इसका अभिप्राय है कि जो पहला शब्द है उस पृष्ठ का, यानी जिस पृष्ठ के ऊपर वो अंकित है उस पृष्ठ का पहला शब्द, उनमें से उस शब्द युग्म का पहला शब्द जो है उस पृष्ठ का पहला शब्द होगा, जबकि दूसरा शब्द जो है उस पृष्ठ का अंतिम शब्द होगा। यानी उन दोनों शब्दों के बीच में, जड़ और जन शब्दों के बीच में आने वाले जो भी क्रमवार शब्द हैं वो अपने अपने क्रमानुसार उस पृष्ठ में अंकित होंगे। उन्हें सिलसिलेवार वहाँ ढूंढा जा सकता है। हम उस पृष्ठ पर अंकित उन दो शब्दों से ये पता लगा सकते हैं कि हम जिस शब्द को ढूंढ रहे हैं क्या वो शब्द जो है उस पृष्ठ पर अंकित है या नहीं, क्योंकि उन दोनों के बीच में अगर कहीं वो है तो हम उसे आसानी से ढूंढ सकते हैं। ये दो शब्द भी शब्दों को आसानी से ढूंढने का एक तरीका है जिसकी सहायता हम उन शब्दों से ले सकते हैं। बच्चों, अभी हमने बात की कि जिस प्रकार हिंदी भाषा का शब्दकोश है जिसमें तकरीबन 5 लाख के करीब शब्द उपलब्ध होते हैं हमें, तो वैसे ही अन्य भाषाओं के भी शब्दकोश हैं। उर्दू, फारसी, अंग्रेजी, संस्कृत आदि भाषाओं से संबंधित अनेक शब्दकोश जो हैं तैयार हो चुके हैं, जिनमें क्रमवार और क्रमबद्ध यानी सिलसिलेवार रूप में हमें शब्द उपलब्ध होते हैं। साथ ही शब्दों के ज्ञान के अलावा भी बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं, शब्दों के अर्थ के अलावा भी बहुत सारी ऐसी बातें जिनका ब्यौरा या जिनके बारे में जानकारी हम प्राप्त करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो उनके लिए कुछ विशेष पुस्तकें भी हमें उपलब्ध होती हैं जिन्हें संदर्भ ग्रंथ कहा जाता है। ये संदर्भ ग्रंथ जो हैं मानव ज्ञान का एक बहुत ये कहें कि उत्कृष्ट रूप से उन्हें जानने का साधन होते हैं। यानी मानव द्वारा जो संचित ज्ञान है उसको संक्षिप्त रूप में संदर्भ ग्रंथों में अंकित किया जाता है, लिखा जाता है। ये संदर्भ ग्रंथ भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे इस पाठ के अंदर ही विश्व ज्ञान कोश, साहित्य कोश और चरित्र कोश के बारे में चर्चा की गई है। बच्चों, एनसाइक्लोपीडिया जो हैं वो एक भाषा संबंधी भी हो सकते हैं और शब्दों के साथ साथ ही मानव ज्ञान संबंधी भी होते हैं। जैसे हरियाणा राज्य के भी 10 खंडों में एनसाइक्लोपीडिया प्रकाशित हो चुके हैं और इन 10 खंडों का संपादन जो है श्री कृष्ण कुमार खंडेलवाल जी द्वारा किया गया है। और इसी प्रकार से जो एनसाइक्लोपीडिया हैं यानी जो संदर्भ ग्रंथ हैं वो भी मानव ज्ञान का एक बहुत ही अच्छा साधन है। मानव ज्ञान की जानकारी हमें जहाँ संक्षिप्त रूप में उपलब्ध होती है, जैसे इसमें पहले चर्चा की गई है विश्व ज्ञान कोश की। शब्द परी के माध्यम से ही इसमें बताया गया है कि विश्व ज्ञान कोश क्या है। बच्चों, मनुष्य के द्वारा जितना भी ज्ञान प्राप्त किया जा चुका है उस अथाह ज्ञान को यानी उस सारी जानकारी को, उपलब्धियों को जिस ग्रंथ में एक जगह संग्रहित किया जाता है संक्षिप्त रूप में, उसे ही विश्व ज्ञान कोश कहा जाता है। यानी मानव द्वारा संचित या मानव द्वारा इकट्ठी की गई जानकारियाँ और जो सूचनाएं हैं, उपलब्धियां हैं, उन्हें एक ग्रंथ के माध्यम से संक्षिप्त ढंग से जहाँ प्रस्तुत किया जाता है उसे विश्व ज्ञान कोश कहा जाता है। यह मानवीय ज्ञान को प्राप्त करने का एक बहुत ही अच्छा साधन है। इसके बारे में बहुत सारी यानी मानव ज्ञान से संबंधित बहुत सारी सूचनाएं हमें यहाँ उपलब्ध हो जाती हैं, आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। इसमें भी नियम वही है कि शब्दों को क्रमबद्ध तरीके से लिखा जाता है। इसके बाद जिक्र आया है इस पाठ में साहित्य कोश का। साहित्यिक विषयों से संबंधित जो जानकारियाँ हैं वो हमें साहित्य कोश में उपलब्ध हो जाती हैं। यहाँ भी यानी साहित्य कोश में भी जो जानकारियाँ हैं उन्हें क्रमबद्ध तरीके से ही व्यवस्थित रूप में लिखा जाता है। फिर पाठ में चर्चा की गई है चरित्र कोश की, जिसे व्यक्ति कोश भी कहा जाता है। बच्चों, चरित्र का मतलब व्यक्तित्व जो है वो हम जानते हैं, और व्यक्तित्व का यहाँ अर्थ ये नहीं है कि किसी व्यक्ति विशेष के व्यक्तित्व की ही जानकारी, अपितु जो महान पुरुष हुए हैं या विचारक हुए हैं, साहित्यकार हुए हैं, वैज्ञानिक हुए हैं, उनकी जो उपलब्धियां हैं
उनका ब्यौरा भी संक्षिप्त रूप में चरित्र कोश में दिया होता है। यानी साहित्यकारों, वैज्ञानिकों से संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारी है, उनके जो व्यक्तित्व के बारे में, उनकी उपलब्धियों के बारे में हमें संक्षिप्त ज्ञान जो है चरित्र कोश में उपलब्ध होता है। तो ये कुछ संदर्भ ग्रंथ हैं, कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें जिससे हमें शब्दों के ज्ञान के अलावा मानवीय ज्ञान का भी जहाँ हमें मिल जाता है, उसे संदर्भ ग्रंथों के रूप में यहाँ स्पष्ट किया गया है। बच्चों, पाठ में हमने जाना कि शब्दकोश क्या है और शब्दों का एक अथाह भंडार ही वास्तव में शब्दों का खजाना ही शब्दकोश है। इसी प्रकार विश्व ज्ञान कोश में मानव द्वारा संचित अथाह ज्ञान को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया जाता है। चरित्र कोश और साहित्य कोश पर भी हमने चर्चा की। तो ये एक कहानी के माध्यम से इस पाठ में प्रस्तुत किए गए थे। इसके बाद पाठ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं, उन पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। बच्चों, कुछ कथन दिए गए हैं पहले प्रश्न में कि इन कथनों को पूरा कीजिए, यानी अधूरे वाक्य जो हैं छोड़े गए हैं और उन्हें हमें समझना है। पहला कथन है कि शब्दकोश न केवल शब्दों के अर्थ बताता है बल्कि, तो हमने जब शब्दकोश के बारे में इस पाठ में समझा था बच्चों, तो हमने ये जाना था कि शब्दकोश में केवल शब्दों का अर्थ ही नहीं दिया होता, अपितु उसके साथ साथ शब्दों से संबंधित यानी उस शब्द से संबंधित विस्तृत जानकारी जो है हमें मिलती है। यानी उस शब्द की उत्पत्ति क्या है, उस शब्द का लिंग, स्रोत, उसके संदर्भ परक विभिन्न जो अर्थ हैं, उन सब के बारे में सूचना हमें शब्दकोश में उपलब्ध होती है। दूसरा कथन है बच्चों कि शब्दकोश में शब्दों का क्रम, इस अधूरे वाक्य को हमें पूरा करना है। तो हमने प्रारंभ में पढ़ा था कि शब्दों का जो क्रम है वो शब्दकोश में वर्णमाला के अनुसार ही रहता है। जिस क्रम से वर्णमाला में अक्षर व्यवस्थित रहते हैं, उसी क्रम में ही शब्दकोश में शब्दों को व्यवस्थित किया जाता है। केवल 2 नियम थे। पहला नियम अनुस्वार का नियम था और दूसरा नियम संयुक्ताक्षर से संबंधित था, परंतु इसमें भी वर्णमाला के अनुसार ही शब्दों को क्रमबद्ध जो तरीके से व्यवस्थित किया जाता है। इसके बाद तीसरा कथन जो है कि शब्दकोश का सबसे बड़ा लाभ यह है कि, तो बच्चों भले ही हमें शब्दों के अर्थ अनेक अन्य स्थानों से प्राप्त हो जाएं, परंतु शब्दकोश का सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि इसमें हमें बहुत ही सरलता से शब्दों का अर्थ पता चल जाता है, उसकी उत्पत्ति, स्रोत, लिंग आदि के बारे में भी जानकारी मिलती है और साथ ही साथ एक क्रमबद्ध तरीके में होने के कारण इन्हें ढूंढना बहुत ही सरल रहता है और एक ही शब्द से संबंधित विभिन्न संदर्भ परक अर्थ जो हैं हमें उस शब्द से संबंधित शब्दकोश में उपलब्ध हो जाते हैं। तो इससे हमें अनेक बातों की जानकारी यानी उस शब्द से संबंधित अनेक बातों की जानकारी एक स्थान पर उपलब्ध हो जाती है। दूसरा प्रश्न जो है बच्चों, उसमें कुछ शब्द दिए गए हैं जो कि क्रमबद्ध तरीके से नहीं है, यानी अव्यवस्थित तरीके से उन्हें आगे पीछे लिखा गया है। उन्हें शब्दकोशीय क्रम में लिखना है, यानी शब्दकोश में उन शब्दों को किस क्रम से सिलसिलेवार लिखा जाएगा उसे हमें अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर या हमने जो भी पढ़ा है उस ज्ञान के आधार पर अब हमें उन्हें क्रमबद्ध तरीके से लिखना है। बच्चों, ये शब्द हैं परीक्षण, परिक्रमण, परिक्रम, विश्वामित्र, हिमाश्रया, हृदयंगम, ग्वालिन, घंटा, योगांत, घटक, घट, इच्छित, इक्षु, अंतः, एकंपित, आवृष्टि, उदाहन, उद्योग और जिज्ञासु। तो ये शब्द दिए गए हैं। हम जानते हैं कि सबसे पहले अनुस्वार से निर्मित होने वाले शब्द, जिसमें अनुनासिक और अनुस्वार दोनों आ जाते हैं, उसके बाद विसर्ग युक्त शब्द हैं और उसके बाद वर्णमाला का जो क्रम चलता है उस क्रम में हमें स्वरों को स्थान देते हुए या क्रमबद्ध तरीके से जो व्यंजन आने वाले हैं उनको स्थान देते हुए हमें शब्दों को यहाँ लिखना है। तो इसमें जब हम शब्दों को देखते हैं तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ए स्वर वर्णमाला में लिखा जाता है और ऐसे बनने वाले जो यहाँ शब्द दिए गए हैं वो 2 शब्द हैं, अंतः और एकंपित शब्द है।
पहले अंतः शब्द में ए के ऊपर अनुस्वार आया है, तो निश्चित रूप से जो हमने नियम पढ़ा था उसके अनुसार जहाँ अनुस्वार लगा होता है और वो भी ए के ऊपर है, इसलिए ये सबसे पहले आएगा। इसके बाद है एकंपित शब्द, उसके बाद आ से बनने वाला शब्द है, तो आ से बनने वाला एक ही शब्द है, तो ये तीसरे नंबर पर आ जाएगा। इसके बाद ई से बनने वाले शब्द दिए गए हैं, इक्षु और इच्छित शब्द दिए गए हैं। तो हमने जब इन शब्दों को हम तोड़ करके देखते हैं तो दोनों में पहले लघु ई है और ई के बाद इक्षु में क्ष शब्द जो है क और श मूर्धन्य से मिलकर के बना है और लघु उ उसमें लगा हुआ है। इच्छित शब्द में ई के उपरांत च व्यंजन आया है और चूंकि यहाँ च है और इक्षु में क आया था, तो स्वाभाविक रूप से इक्षु जो है पहले आएगा और इच्छित शब्द उसके बाद में स्थान लेगा। उसके बाद उ से बनने वाले दो शब्द दिए गए हैं, उद्योग और उदाहन। तो उद्योग शब्द जो है संयुक्ताक्षर से मिलकर के बना है, जिसमें द और य वर्ण मिले हुए हैं और ओ उसमें स्वर मिला है, जबकि उदाहन में द के साथ आ मिला है, वहाँ संयुक्ताक्षर नहीं है और आ स्वर जो है ओ से भी पहले आता है, तो नियमानुसार उदाहन शब्द पहले और बाद में उद्योग आएगा। इसके बाद शब्द दिया है ग वर्ण का एक शब्द है, ग्वालिन शब्द दिया है। भले ही उसमें स्वर नहीं है, परंतु ग जो है वर्णमाला में घ से पहले आता है, इसलिए ग्वालिन शब्द पहले आएगा। उसके बाद घटक, घट और घंटा तीन शब्द दिए गए हैं। तो अनुस्वार का जो नियम है, तो सबसे पहले घंटा शब्द जो है इनमें पहले आएगा और घटक और घट शब्द जो हैं, तो दोनों में घट जो शब्द है वो समान है और घटक में क अतिरिक्त एक अक्षर है, यानी क और अ से मिलकर के जो बना है, तो ये घटक बाद में आएगा और घट शब्द से पहले स्थान लेगा। फिर है घ के बाद जैसे बनने वाला एक शब्द दिया है जिज्ञासु, तो जैसे बनने वाला और कोई शब्द नहीं है, इसलिए ये पहले आ जाएगा। प से बनने वाले जो तीन शब्द दिए गए हैं, परिक्रम, परिक्रमण और परीक्षण शब्द, तो परिक्रम और परिक्रमण शब्दों में दोनों में ही र में लघु ई है, जबकि परीक्षण शब्द में दीर्घ ई है, इसलिए परीक्षण शब्द जो है वो परिक्रम और परिक्रमण के बाद आएगा। अब हम देखते हैं कि परिक्रम और परिक्रमण में कौन सा शब्द पहले आएगा, तो दोनों शब्दों में परिक्रम तक समानता है और परिक्रमण में अण शब्द जो है अतिरिक्त होने के कारण ये परिक्रम के उपरांत आएगा, यानी पहले परिक्रम उसके बाद परिक्रमण और अंत में परीक्षण शब्द आ जाएगा। प के बाद य से बनने वाला एक शब्द दिया गया है योगांत, तो य से बनने वाला और कोई शब्द यहाँ नहीं है, इसलिए ये परीक्षण के बाद आ जाएगा। इसके बाद व से बनने वाला य के बाद य र ल व, तो व से बनने वाला एक ही शब्द दिया है विश्वामित्र, तो वो योगांत के बाद विश्वामित्र शब्द आएगा। व के बाद श श स से बनने वाले कोई शब्द नहीं है और है से निर्मित होने वाले दो शब्द यहाँ दिए गए हैं, हृदयंगम और हिमाश्रया शब्द दिए गए हैं। जब हम इन दोनों शब्दों को तोड़ते हैं तो हिमाश्रया शब्द जो है में लघु ई मिला है, जबकि हृदयंगम में है के साथ री मिला हुआ है। स्वरों में ई के बाद ए, आ, ई, उ और री ई के बाद आता है, तो इसलिए हिमाश्रया शब्द जो है वो पहले आएगा और हृदयंगम शब्द जो है इन शब्दों के बिल्कुल अंत में आ जाएगा। तो ये कुछ शब्द जो थे दिए गए थे जिन्हें हमने व्यवस्थित क्रम में लिखना सीखा। तो प्यारे बच्चों, आज हमने इस पाठ के अंतर्गत शब्दकोश के बारे में जानकारी प्राप्त की और इसके साथ साथ हमने विश्व ज्ञान कोश, साहित्य कोश और चरित्र कोश, यानी जिसे व्यक्ति कोश भी कहा जाता है, के बारे में संक्षिप्त वार्ता की। आशा करती हूँ कि विषय वस्तु समझ में आई होगी। सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।